जो इंडिया ने टॉप 10 टेस्ट मैचेस जो उनको जीतने चाहिए थे पर उन्होंने ड्रॉ करवाए आउटसाइड एशिया इन लास्ट 30 इयर्स। एक हमारे इंडियन कैप्टन के बारे में एक बात बोली जाती है कि हार के जीतने वाला बाजीगर। इस वीडियो में वो बंदा जीत के हारने वाला या ड्रॉ करवाने वाला कैप्टन होगा। कैप्टन वाइज कैप्टन हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन। फर्स्ट टूर उनका जो इंटरनेशनल टूर था वो साउथ अफ्रीका था। इंडिया फर्स्ट डरबन टेस्ट मैच में तो धराशायी हो गई थी। पहली इनिंग 100 ऑल आउट, दूसरी इनिंग 66 ऑल आउट, तो 166 टोटल था हमारा। 300 प्लस रन से मारे थे। आगे चलते हैं हम हमारे वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव कैप्टन्स सौरव गांगुली। उनकी कैप्टनसी में कौन सा मैच है ऐसा? सबसे ज़्यादा तो याद एक ही आता है, सिडनी। बहुत ब्रिलियंट सीरीज। फर्स्ट टेस्ट मैच था गाबा में एंड आई क्लियरली रिमेंबर फर्स्ट डे 250 पे 1 या 2 थी ऑस्ट्रेलिया, और जहीर खान पगला गए वहाँ पे। ही टुक अ 5 विकेट हॉल और 300 समथिंग पे लपेट दी पूरी टीम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैप्टन राहुल द्रविड़। इनका कौन सा मैच है? इंडिका में था फर्स्ट टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज 2006, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर्स कराए थे। इन्होंने सिर्फ बॉलिंग करी थी, इनको विकेट ही नहीं मिली थी। बेसिकली ये वीडियो में अब जितने ज़्यादातर मैचेस की बात होने वाली है वो सारे धोनी जी के बारे में ही है। हम बात करते हैं पहला मैच ये वेलिंगटन वाला। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया जीता, सचिन की ब्रिलियंट 160। सेकंड नेपियर हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया कैसे इंडिया ने बचाया। थर्ड टेस्ट मैच में इंडिया आई थिंक बैटिंग फर्स्ट 600 प्लस का टारगेट दे गई थी। 617 का टारगेट था। 600 प्लस का टारगेट वाज वे टू सेफ। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि धोनी का जो ट्रस्ट था ऑन हिज बॉलर्स वो भी थोड़ा कम था। समझ ही नहीं आता था कि उस एरा में क्या हो जाता था कि टेल क्यों बैक करती थी। कहीं ना कहीं धोनी की जो मेंटालिटी थी वाइल प्लेइंग टेस्ट वो उतने अग्रेसिव नहीं थे, स्विच ऑफ हो जाते थे। एक है विराट भाई साहब के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम जो इंडिया की डिफरेंट सीरीज़ या डिफरेंट जो टेस्ट मैचेस हैं बहुत अच्छे से जीते या बहुत बुरे से हारे, या हारा हुआ जीते या हारा हुआ हारे। और ऐसे से ही आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि जो इंडिया ने टॉप 10 टेस्ट मैचेस जो उनको जीतने चाहिए थे पर उन्होंने ड्रॉ करवाए। इसको इंग्लिश में थंबनेल बनाने में थोड़ा एफर्ट लगेगा टीम को। और एशिया के बाहर एंड ऑब्वियसली आउटसाइड एशिया, क्योंकि हम इन लास्ट 30 इयर्स। तो सर ने एक ऐड करके इसके थंबनेल को या इसके टाइटल को इतना बड़ा कर दिया है तो फीचर निकालना पड़ेगा कुछ। लास्ट थंबनेल वाज ब्रिलियंट यार, बहुत अच्छा थंबनेल सोचा। पता नहीं ये वाला थंबनेल तो बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि मैं जो स्टैट्स देख पा रहा हूँ ना, जो सर ने फिगर आउट करे हैं कि कौन कौन से वो टेस्ट मैचेस हैं, उनमें से जिस एक हमारे इंडियन कैप्टन के बारे में एक बात बोली जाती है कि हार के जीतने वाला बाजीगर। इस वीडियो में वो बंदा जीत के हारने वाला या जीत के ड्रॉ करवाने वाला बाजीगर तो नहीं बोलेंगे, जीत के हारने वाला या ड्रॉ करवाने वाला कैप्टन होगा। तो लोगों को ऑलरेडी हमने एक हिंट तो दे ही दिया है, पर चलो जब उनका नाम आएगा तब मैं दोबारा से रिएक्शन दूंगा तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। हम स्टार्ट करते हैं कैप्टन वाइज कैप्टन हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन। जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो अजहर ऑलमोस्ट जा रहे थे, रिप्लेस हो गए थे, सचिन आ गए थे। 96 में सचिन, मतलब वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड टूर हुआ, इंग्लैंड टूर के बाद फिर सचिन कैप्टनसी मिल गई थी। तो वहाँ फर्स्ट टूर उनका जो इंटरनेशनल टूर था वो साउथ अफ्रीका था। इंडिया फर्स्ट डरबन टेस्ट मैच में तो धराशायी हो गई थी। पहली इनिंग 100 ऑल आउट, दूसरी इनिंग 66 ऑल आउट, तो 166 टोटल था हमारा। 300 प्लस रन से मारे थे। मतलब प्रसाद भाई साहब ने 10 विकेट ली थी। बैटिंग वॉज ऑल ओवर द प्लेस। सेकेंड टेस्ट मैच केप टाउन, आई रिमेंबर साउथ अफ्रीका ने धागे खोल दिए थे। 500 प्लस रन, इंडिया 58 फॉर 4। गांगुली गॉन, द्रविड़ गॉन, ओपनर्स गॉन, एंड देन केम अजहर। उन्होंने ऑलमोस्ट रन बॉल 100 मारी थी। 222 की पार्टनरशिप थी 40 ओवरों में, सचिन की और अजहर की। और मुझे क्लियरली याद है टी था या कौन सा सेशन था, उससे पहले और जस्ट बाद 14 बॉल्स लांस लूजनर ने की थी। उनको 11 चौके पड़े थे उन 14 बॉल्स में, और लांस लूजनर उस टाइम पे 150 प्लस वाले बॉलर थे। मतलब उनकी फास्टेस्ट 154-155 किलोमीटर्स पर आते, मतलब एलन डोनाल्ड के आसपास की स्पीड करते थे उससे। बाद में बैक इंजरी के कारण उनकी स्पीड कम हो गई थी। तो केप टाउन में तेंदुलकर स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 169
शायद अगर याद हो आपको, एडम बाकर ने पीछे भागते भागते से कैच किया था, बड़ा फेमस कैच है। मैं तो 5-6 साल का था तो You might- अब पैदा ही हुए थे जस्ट 96-97 की बातें कर रहा हूँ मैं। तो थर्ड टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में, फर्स्ट टेस्ट मैच जो डर्बन था उसके एक अच्छा जो था कि सेकेंड इनिंग्स में ड्राविड स्कोर्ड वेरी ग्रिटी 20 ऑड, तो एवरीबडी सेड कि यार इस बंदे में दम तो है। तो वो सीरीज में जैसे जैसे आगे चलते रहे उनकी वो बैटिंग निकल के आने लग गई। तो जोहानिसबर्ग में इंडिया ने फर्स्ट बैट किया, आई थिंक 400 प्लस स्कोर किया था। तो उसमें ड्राविड स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 148। सचिन was again taken out at 35 by his nemesis हैंसी क्रॉनी। दोनों इनिंग्स में सचिन हैंसी क्रॉनी पे आउट हुए थे। गांगुली प्लेड अ गुड हैंड, अच्छा इंडिया ने स्कोर किया। फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया को अच्छी खासी लीड मिली। जावागल श्रीनाथ टुक अ 5 विकेट हॉल, और जावागल श्रीनाथ उस एरा के वो बॉलर थे। उस साउथ अफ्रीका टूर पे ही वाज आल्सो क्लॉक्ड अराउंड 153-154 के। अच्छा जावागल श्रीनाथ वर्ल्ड कप 99 में आफ्टर शोएब अख्तर, क्योंकि उस टाइम तो ब्रेटली नहीं थे सीन पे, सेकंड फास्टेस्ट बॉलर थे उस टूर्नामेंट के। ओके मतलब इनको इतना रेट नहीं किया जाता स्पीड के साथ। आई थिंक हिज फास्टेस्ट वाज 156। सीरियसली यस, जावागल श्रीनाथ। आप क्रिकेट पे बड़ी अच्छा आर्टिकल भी है इसके ऊपर कि वन फास्ट बॉलर जिसको कभी स्पीड के लिए रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। मुझे अच्छे से याद है 99 वर्ल्ड कप में उन्होंने मार्कवा को मारी थी 153। हम तो 140 से अबव कोई बॉल कराता था, हम तब कहते थे भाई इंडिया को फास्ट बॉलर मिल गया। जावागल श्रीनाथ वाज अ टियर अवे फास्ट बॉलर। देन ही हैड अ शोल्डर इंजरी। आई थिंक साउथ अफ्रीका टूर के बाद ही उनको शोल्डर इंजरी हुई थी, वेस्ट इंडीज टूर पे नहीं गए थे, और तब उनका थोड़ा सा स्पीड में डिप आया, तो उन्होंने फिर 99 वर्ल्ड कप तक पिक कर ली थी। ओके तो 96 में तो ही वाज टियर अवे, जस्ट दैट कि वो यार्ड शॉर्टर बॉल करते थे, तो उनको अपनी लेंथ फाइंड करने में काफी टाइम लगा था। और फिर भी इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट्स लिए। इंडिया ने आई थिंक 350 का टारगेट दिया था सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका एक टाइम पे 95 और 7 था। 95 और 7 गुड 2 सेशंस टू गो। तो इंडिया 2 सेशंस में विकेट नहीं ले पाई। बारिश पड़ गई पहले ठीक है। तो बारिश मुझे अच्छे से याद है कि मोहिंदर अमरनाथ कमेंट्री कर रहे हैं और डेव रिचर्डसन कीपर होते थे साउथ अफ्रीका को, बैटिंग कर रहे हैं और जावल श्रीनाथ उनको बोल्ड मारा है, और एकदम से वो ऐसे ऐसे करते, उनका एक बड़ा स्टाइल होता था आउट करके सेलिब्रेट करने का। और उसके बाद डैरिल कर्नल थे उनके, इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलते थे। जैक कलिस से पहले वो इंडिया को तंग करते थे और दूसरी तरफ से लांस लूजनर खड़ गए, ये दोनों अड़ गए और आई थिंक 120 समथिंग इन्होंने पार्टनरशिप कर दी। ओह एंड वन इंस्टेंस दैट रिमेंबर, आई क्लियरली रिमेंबर कि पंकज धर्मानी मिड विकेट पे थे और डैरिल कर्नल ने पुल मारा था और मिड विकेट उनके हाथ में कैच आया, तो उन्होंने वो कैच छोड़ दिया था। पंकज धर्मानी उस टेस्ट मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर थे, वो पंजाब के कीपर रह चुके हैं, एंड मैंने उनको फिजिकली खेला हूँ उनके साथ, तो आई क्लियरली रिमेंबर। उसके 2 साल बाद खेला था उस कैच ड्रॉप करने के, तो तब बोला नहीं आपने वो कैच क्यों इतनी हिम्मत नहीं थी भाई। तो ही वाज सच अ सीनियर। उनका बैट उठा के मैंने एक बार सेंटर विकेट पे 1-2 बॉल्स खेली हुई हैं। ओके इतना रुई जैसा बैट होता था ना, हल्का सा, मतलब वो फर्स्ट किसी इंटरनेशनल प्लेयर का बैट मैंने अपने हाथ में पकड़ के देखा हुआ है। सेंटर विकेट पे पड़ा हुआ था, मैंने उठा के ऐसी एक आधी बॉल खेल ली, उनको पता नहीं चला। तो वो नवजोत सिद्धू के बहुत से दोस्त थे, ही इज ऑल्सो फ्रॉम पटियाला। तो पंकज धर्मानी प्लेड 1 ODI आई थिंक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फॉर इंडिया, और टेस्ट तो शायद नहीं खेले, इतना ही वो खेल रहे हैं इंडिया के लिए, जबकि उनकी 50+ की एवरेज रही है फर्स्ट क्लास में। वेरी सॉर्टेड विकेट कीपर बैट्समैन, जस्ट नेवर गॉट द चांस। तो इन्होंने कैच छोड़ा 120 समथिंग पे था साउथ अफ्रीका, उसके बाद आउट ही नहीं हुए। क्योंकि प्रॉब्लम इंडिया की इन टॉर्स पे क्या होती थी, इंडिया के बाद थर्ड फास्ट बॉलर ही नहीं होता था। तो जावागल श्रीनाथ प्रसाद का स्पेल खत्म, उसके बाद कुंबले भाई साहब लगे होते थे, और दूसरे एंड से कोई ना कोई थका हुआ थर्ड सीमर। इस टेस्ट मैच में डोडा गणेश थे। कौन थे? डोडा गणेश, ये भी कर्नाटका के ही बॉलर थे, ज़्यादा कुछ इनके बारे में रही नहीं कहानी। तो ये ऐसे ही रहा है, VRV सिंह, डोडा गणेश, ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉलर्स आए हैं। टी योहानन जो 1-1, 2-2 सीरीज के लिए आते थे, फिर गायब हो जाते थे, कुछ विकेट मिलती नहीं थी इन बेचारों को। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न रहा कि वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू क्लोज डाउन दीज टेस्ट मैचेस। 95 for 7 के बाद 228 for 8 तक खींच गई थी साउथ अफ्रीका, और एलन डोनाल्ड ने आके 5 ओवर ब्लॉक कर दिया था एंड में। मुझे अच्छे से याद है, इवन एंड में ये हो गया था कि सौरव गांगुली स्पिन करने लग गए थे लेफ्ट आर्म, अब राइट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन करने लग गए थे एंड में, वही बैड लाइट के चलते। मुझे वो विजुअल्स तक याद है, गो बैक लाइक 27 ईयर्स पुरानी बात है कि सौरव गांगुली स्पिन बॉल कर रहे हैं बिकॉज बैड लाइट हो रखी है, और डोनाल्ड उसे ब्लॉक कर रहे हैं, और 5 ओवर में इंडिया डोनाल्ड को नहीं निकाल पाया। क्योंकि वही था ना, जब प्राइम बॉलर्स थक जाते थे तो आगे कुछ था ही नहीं, बेचारे कुंबले लग रहते थे एंड से, वो ज्यादा कंटेनिंग जॉब करते थे। तो ये टेस्ट मैच आइडली इंडिया को जीतना चाहिए था और ड्रॉ हुआ था। मतलब 95 for 7 के बाद तो यार मतलब यू हैव ऑलमोस्ट द एंटायर डे टू गो। बारिश हेल्प्ड, एंड देन
दे बैटेड फॉर गुड 40-50 ओवर्स बहुत आल्सो। बड़ी बात है। बड़ी बात है बहुत। और Exactly. फाइनली अगर आपको पता हो साउथ अफ्रीका में लास्ट डे बैटिंग करना इजी नहीं होता, क्योंकि वो विकेट अप डाउन होने लग जाती है, बड़ा कुछ हो जाता था साउथ एंड अफ्रीका में। उन दिनों में तो वैसे भी मतलब आप ये मान के चलो कि होता ही था, ये हो जाता ऐसे टाइम पे तो टेल उतर जाती थी। उतर जाती थी और इंडिया से नहीं उतरती थी। इंडिया टेल इसीलिए नहीं आउट कर पाती, कभी भी कर पाई बुमराह के आने से पहले, बिकॉज हमारे पास थर्ड सीमर होते ही नहीं थे। सबको पता होता था फर्स्ट स्पेल निकालो, बाद में आराम से पेलो। तो ये कहानी थी एंड दैट इज वाई मतलब तेंदुलकर को बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि जब वो कैप्टन फर्स्ट टाइम बने। एक ये टेस्ट मैच है, एक बारबाडोस में जो टेस्ट मैच है इंडिया 120 चेज नहीं कर पाई थी। अगर आप सोचो कि दोनों ने ये टेस्ट मैच जीत जाते, साउथ अफ्रीका में हमारी फर्स्ट टेस्ट विक्ट्री होती, और उस एरा में वेस्ट इंडीज में जीतना 97 में वॉज नॉट अ जोक। हम वो सीरीज जीत के आ रहे होते, मतलब वेस्ट इंडीज में 97 में हमारी सीरीज होती तो सचिन का शायद करियर ही अलग होता। somehow यही फर्क नहीं होता था, है, उनका लिखा नहीं हुआ था। उनका लिखा नहीं हुआ था, सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं हम हमारे वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव कैप्टन्स सौरव गांगुली। उनकी कैप्टनसी में कौन सा मैच है ऐसा? सबसे ज़्यादा तो याद एक ही आता है, सिडनी। ब्रिलियंट टेस्ट मैच, बहुत ब्रिलियंट सीरीज। फर्स्ट टेस्ट मैच था गाबा में, जो गाबा का घमंड वाला गाबा। एंड आई क्लियरली रिमेंबर फर्स्ट डे 250 पे 1 या 2 थी ऑस्ट्रेलिया, और प्रेस की न्यूज़ थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया की, एंड ऑफ इंडियन समर। खत्म, इंडिया को कुछ नहीं होने वाला। और सेकेंड मॉर्निंग ओवरकास्ट हो गई और जहीर खान पगला गए वहाँ पे। ही टुक अ 5 विकेट हॉल और 300 समथिंग पे और निपेट दी पूरी टीम। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद आई इंडिया बैटिंग करने, सहवाग और थे आकाश चोपड़ा। तो आकाश चोपड़ा ने पिछली न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छा किया था इंडिया में, तो पर ओवरसीज असाइनमेंट बहुत डिफिकल्ट थी। और जनरली यही होता था कि ओपनर इंडिया में बढ़िया लग रहा है, सेना कंट्रीज में जाके एकदम बैठ जाता है। पर दे प्लेड वेल, अच्छी स्टार्ट दी इन्होंने, ओपनर्स ने बढ़िया लगे, दोनों सही रहा। देन थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, देन सौरव गांगुली प्लेड अ मास्टरफुल नॉक ऑफ 140 प्लस, तो इंडिया लीड में चली गई थी इसमें, काफ़ी अच्छा। लक्ष्मण प्लेड वेल, जो करते थे हमेशा वहाँ। तेंदुलकर गॉट अ वेरी रफ डील, 0 पे आउट हुए थे और विकेट से इतनी ऊपर जा रही थी बॉल, और दूसरे एंड पे आप सोच ही सकते हैं कि एम्पायर कौन होंगे। स्टीव बकनर। गिलेस्पी की बॉल लीव की सचिन ने इतनी ऊपर लगी विकेट के, और आउट, और सचिन ओ करते हुए निकल गए, और रिप्ले आता है इतनी ऊपर। मतलब बच्चा कह सकता है कि इतना ऊपर, तो यार एम्पायर ऐसा वाला था। सेकेंड टेस्ट मैच एडलेड वी वॉन, फेमस, हम इसे अगले सीरीज में कवर करेंगे। थर्ड टेस्ट मैच में मेलबर्न, इंडिया स्टार्टेड ब्रिलियंटली 250 पे 1। उसके बाद द्रविड़ आउट हुए, स्टीवो ने आउट किया, फिर हमारे सहवाग साहब 195 पे कैटेच छक्का मारते हुए कैच हो गए बाउंड्री पे, और इंडियन टीम पूरी धराशायी हो गई और हम वो मैच हार गए। तो व्हेन वी वेंट टू सिडनी, तो वी वर 1-1, और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का चांस था। तो तेंदुलकर वॉज मतलब कंप्लीटली ड्राइड ऑन रन्स। तो उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो कवर्स में खेलने के चक्कर में पीछे एजो के आउट हो रहे थे। तो ही डिसाइडेड कि मैं एक भी कवर में ड्राइव ही नहीं, ये वही मैच है, ये वो मैच है। तो तेंदुलकर ब्रिलियंटली स्कोर 241 नॉट आउट। ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स बोली जाती है, मानी जाती है सचिन की, और इंडिया 700 प्लस स्कोर कर गया था। और उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो हमारे एक नए फास्ट बॉलर हमें मिले थे, इरफान पठान। उन्होंने स्टीव वॉ को आउट किया था, और उसके बाद गिलक्रिस्ट को यॉर्कर पे बोल्ड मारा था। और मुझे याद है कमेंटेटर्स कहते हैं इतने सालों से हमने इंडिया के बैट्समैन को ऐसे आउट होते देखा है, पहली बार कोई इंडिया फास्ट बॉलर ऐसे आउट कर रहा है। तो उसके बाद गिलेस्पी और कैटेच अड़ गए। गिलेस्पी की स्टंपिंग छोड़ी थी हमारे नन्हे कीपर ने, पार्थिव पटेल, जो करते थे हर मैच में, कहा था कैच स्टंप छोड़ देते थे वो, और उन्हें 100 समथिंग की पार्टनरशिप करके वो किसी तरह से आगे खींच के ले गए। स्टिल इंडिया बैटेड वेल इन सेकेंड इनिंग्स, गेव अ गुड टोटल, 450 के आसपास का आई थिंक था टोटल, 400 समथिंग का तो था चेस करने के लिए। और इतनी अच्छी स्टार्ट नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की। मतलब उस सीरीज में क्या चीज़ हो रही थी, अगरकर ने लैंगर को ऑलमोस्ट अपना बनी बना लिया था। तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप से स्विंग करते हुए बॉल अंदर लेके आते थे लेफ्टी को, और प्लम एल भी बारी बारी हो रहे थे, और वही सेम हुआ। तो क्लियरली रिमेंबर कि जब लास्ट डे था सिडनी टेस्ट मैच का, और ऑस्ट्रेलिया को 400 समथिंग चाहिए थे, और मैं और मेरी सिस्टर सुबह 5-5:30 बजे उठ के पूरी ठंड में, जनवरी का पहला हफ्ता 2004, और उस साल मेरे को IIT का एग्ज़ाम भी देना था, ऐसे बैठे हैं दोनों की आज तो हिस्टोरिक विक्ट्री होएगी और हम ऐसे जश्न मनाएंगे। और इंडिया स्टार्टेड रियली वेल। फिर लंच के बाद आई क्लियरली रिमेंबर्ड कि मुरली कार्तिक की बॉल पे डेविड मार्टिन वाज प्लम LBW, प्लम, एम्पायर ने दिया नहीं। पार्थिव पटेल अगेन ड्रॉप्ड कैच और स्टंपिंग, कुछ तो ऐसा हुआ था, और समहाउ ऑस्ट्रेलिया निकाल के ड्रॉप तक ले गई। स्टीव वॉ प्लेड अ
वेरी गुड नॉक, उन्होंने 80 ऑड मार के मैच ड्रॉ करवा दिया। 4 विकेट्स रह गई थी ऑस्ट्रेलिया की, 360 समथिंग फॉर 6 पे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। तो अनिल कुंबले ने इस टेस्ट मैच में 12 विकेट्स ली थी, फर्स्ट इनिंग्स में 8 और सेकंड इनिंग्स में 4। जस्ट इमेजिन, जो लोग कहते हैं अनिल कुंबले के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो ये सीरीज देख लें। तो प्रॉब्लम वही थी, उस सीरीज में भी वही कहानी थी कि इंडिया के पास जहीर खान फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद इंजर्ड हो गए थे। ओके, तो उसके बाद फिर अपना तो ऐसे बुरा हाल था। श्रीनाथ तो तब तक रिटायर ही हो चुके थे, तो था नहीं हमारे पास। अगरकर वो एडलेट टेस्ट उन्होंने जीता था, पर एज अ टेस्ट बॉलर वी ऑल नो वो थोड़े लिमिटेड बॉलर थे। तो इंडिया के पास उतनी डेप्थ नहीं थी बॉलिंग में। मतलब हमने मुरली कार्तिक को खिलाया था, तो उन्होंने उससे पहले इंडिया में रिकी पॉन्टिंग को बहुत तंग किया था, मुंबई में काफी तंग किया था, 6 विकेट हॉल लिया था। उस चक्कर में आप ये समझ लो कि इंडिया वहां खिला रही है, सिडनी में खिला रही है, सिडनी में टर्न होएगी, खिला ही लेते हैं। तो हरभजन भी इंजर्ड हो गए थे फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद। ओके, तो हरभजन इंजर्ड थे, जहीर इंजर्ड थे। जो मेन सबसे मेन स्पिनर्स में मेन विकेट टेकर और फास्ट बॉलर मेन विकेट टेकर। तो कुंबले पहला टेस्ट मैच खेले नहीं थे। ओके, सो हरभजन वाज फर्स्ट चॉइस। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका पिछला बीजीटी इतना खतरनाक गया था, जहां उन्होंने बिखेर के रख दी थी ऑस्ट्रेलिया 32 विकेट लेके। तो इसलिए तो फिर काफी दर्दनाक लगता है, क्योंकि लोग ना आज ये बात करते हैं कि इंडिया मैनेज्ड टू ड्रॉ दैट सीरीज, जबकि इंडिया वाज द अपर टीम, दे हैड द अपर हैंड। इंडिया को जीतना चाहिए था सिडनी टेस्ट मैच। और अगर एम्पायर्स ने हेल्प ना की होती और हमारे जो बेचारे नन्हे विकेट कीपर थे पार्थिव पटेल, अगर वो थोड़े उससे भी 17-18 साल के थे, उतने निबल नहीं थे अपने फुटवर्क को लेके एंड ऑल, और शायद अगर एक आधा बॉलर हमारा कम इंजर्ड हुआ होता तो कहानी डिफरेंट होती। नो डाउट उस सीरीज में मेगराथ नहीं थे, उस सीरीज में वॉन नहीं थे, उस सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैचेस में ब्रेटली भी नहीं थे। तो थोड़ी, पर यार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की डेप्थ के बारे में उससे बहुत बात होती थी। तो स्टुअर्ट मैकगिल का भी कोई रिकॉर्ड बुरा नहीं रहा है, तो वो खेले हैं। गिलेस्पी वाज एट हिज पीक एट दैट टाइम, बोल्ड रियली ब्रिलियंटली। बिकल थे, बाद में ब्रेटली वापस आ गए थे। तो स्टिल वी कांट से कि हाँ, अब एक टीम जो इतनी बड़ी चैंपियन है वो सिर्फ एक बॉलर पे डिपेंड तो नहीं कर सकती ना। तो स्टिल उनको वहां इतना रौंदना हराना इतना इजी नहीं था। एग्जैक्टली। तो दिस टेस्ट मैच इज लिटिल अनफॉर्चुनेट टेस्ट मैच, जो शायद हम बीजीटी की अब बात करते हैं विक्ट्री की, शायद वो 2003-4 में आ जाती। तो सोचो इंडियन क्रिकेट को कितना बड़ा बूस्ट होता है उस टाइम पे भी। एग्जैक्टली, इसलिए टेस्ट मैच की बड़ी बात है, काफी बहुत दिल के क्लोज है। अभी भी मैं उसको बहुत बार रिप्ले करता रहता हूँ दिमाग में कि क्या और हो सकता था, क्या और हो सकता था। समो 18 और 21 की विक्ट्रीज ने कहीं ना कहीं थोड़ा उसको सुकून दिया है। ये तो है। स्टिल बड़े साल वेट करनी पड़ी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कैप्टन राहुल द्रविड़। इनका कौन सा मैच है? एंटीगा में था फर्स्ट टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज 2006। सचिन नहीं गए थे सीरीज में तब तक, इंजर्ड थे। ओके, ऑब्वियसली गांगुली आउट हो चुके थे इंडियन क्रिकेट से, ही वाज नॉट पिक्ड। ग्रेग चैपल वाला सीन था तब। हाँ, उस टाइम पे इवन काफ़ी सारे कंसर्न्स थे यार इस एरा में ना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुनाफ पटेल काइंड ऑफ बिकेम अ रेगुलर। श्रीशांत की बहुत बात होती थी इस टाइम पे, वो थे। थर्ड सीमर तो हमारे पास था ही नहीं इस सीरीज में भी। वीआरवी सिंह को खिलाया था हमने, जिनका मेरे को याद है एक इनका ऐसा सा कोई मैच था जिसमें इन्होंने सिर्फ बॉलिंग करी थी, इनको विकेट ही नहीं मिली थी, या इस टेस्ट मैच में भी नहीं मिली थी। ये वही मैच है क्या जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर्स कराए थे और कुछ नहीं मिला था। और कुछ नहीं मिला था। बिल्कुल सही। तो इंडिया बैटेड फर्स्ट, 241 स्कोर किया था इंडिया ने, और वेस्ट इंडीज में ना इंडिया 71 के बाद सीरीज नहीं जीती थी तब तक, 35 साल हो गए थे। तो ये रिलेटिवली थोड़ी सी लगता था कि कमजोर है वेस्ट इंडीज इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बैटिंग तो नहीं, क्योंकि बैटिंग में तो क्रिस गेल थे, लारा थे, चंद्रपॉल थे, बहुत प्लेयर्स, सरवन थे शायद। हाँ, सरवन थे, बिल्कुल, रमेश सरवन थे। तो बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग, स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो 241 स्कोर किया इंडिया ने, और वेस्ट इंडीज ने 371 स्कोर किया था। तो 130 की लीड थी, और इंडिया जब बैटिंग सेकंड करने आया तो इंडिया हैड अ सीरियस चांस कि शायद ये मैच हम बुरी तरह हारेंगे। और फिर वसीम जाफर प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, उन्होंने 212 मारे थे। ओके। और इंडिया 500 प्लस स्कोर कर गई थी। और एंड में तो मुझे अच्छे से याद है, धोनी ने 6 छक्के मारे थे, और रविंद्र बिशु को आई थिंक एक ओवर में तो 3 या 4 मारे थे, और लास्ट में ना वो बाउंड्री पे कैच हो गया था, प्लेयर बाउंड्री के बाहर चला गया था। ओके। तो वो एम्पायर ने रिव्यू पे उसे, मतलब टीवी रिप्लेस के बाद उसे छक्का दे दिया। तो ब्रेनलाल लड़ने आ गए, धोनी को कहते हैं बस तू जा, हो गया, यू आर आउट, ऐसे डिस्कशन हो रही है। वो साइक हो चुके थे ब्रेनलाल, उनको लग रहा था टेस्ट मैच मेरी झोली में पड़ा है, ये तो जीता पड़ा हूँ टेस्ट मैच। और इंडिया ने ऐसा पेला 521 रन, और धोनी ने आई थिंक 69 स्कोर किया था 50 समथिंग बॉल्स में। ओके। वो एरा था जब धोनी लंबे लंबे छक्के मारते थे, उन्होंने अच्छा खासा और साइक कर दिया था ब्रायन लारा को। अच्छे से याद है ब्रायन लारा का, मतलब अगर आप देखो तो ब्रायन लारा का अगर आप वो विजुअल्स मिल जाएंगे, क्लिप्स मिल जाएंगे आपको नेट पे, तो छक्के मार रहे हैं और एक छक्का कैच होकर बाउंड्री के बाहर फील्डर चला गया और लारा लड़ने लग गए कि बस भाई हो गया, जाओ। तो इंडिया ने डिक्लेयर ही कर दिया था। तो इंडिया डिक्लेयर्ड एट दैट टाइम कि चलो आ जाओ।
तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास स्कोर चाहिए था इनको, 390 समथिंग. स्टार्टेड रियली पुअरली, फिर थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हुई. एंड में इंडिया एक विकेट लेने से रह गई थी. 298 फॉर 9 पे आके मैच बैड लाइट के कारण खत्म हो गया. अगर ये जीत जाते टेस्ट मैच तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होता है इंडिया के लिए. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मतलब इस Third टेस्ट मैच में? तो अभी तक हम एक ही पैटर्न देख रहे हैं, थर्ड सीमर. इंडिया जब तक बुमराह नहीं आए पिक्चर में 2018 के बाद, वाई वी बिकेम सच अ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपलेट ऑफ फास्ट बॉलर्स, ईशांत शर्मा, शमी एंड बुमराह. पहले हमारे पास कभी भी बीच में ईशांत शर्मा, शमी और जहीर थे एक सेना लेग में, बट वो भी जहीर अपने जाते हुए फेज में थे और शमी अभी उस लेवल पे एस्टैब्लिश नहीं हुए. तो उस वक्त पे मेरे को क्लियरली याद है कि ईशांत शर्मा एक पिक ऑफ द बॉलर्स होते बनते थे, थे काफी जब होता उन्होंने, ये वही टाइम था जब रिकी पॉन्टिंग को अपना बनी बनाया था. वो 8-9 वाला साइकिल था, उससे अगले सेना साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये एरा में हमें 1-2 बॉलर के बाद तीसरा बॉलर समाव मिल ही नहीं पाता था फॉर सम रीजन और द अदर. तो इसमें जहीर भी नहीं थे, कमी आई थिंक एंड के टाइम पे वो आए थे वापस, या आई थिंक थे ही नहीं शायद. इंजरी भी थी, फॉर्म भी थे, बड़े सारे कंसर्न चले थे उनको लेके भी. तो काउंटी खेले, बड़ा कुछ था उस एरा में. तो लगा कि इस सीरीज में भी यही होगा, इंडिया नहीं बनेगी, पर इंडिया समाव 1-0 से सीरीज जीत गई थी टेस्ट मैच. तो ये टेस्ट मैच थोड़ा दुख होता है कि इतना बढ़िया कमबैक, 130 की लीड कंसीड करने के बाद आप मैच विनिंग सिचुएशन में वापस ले आए और आप तब भी नहीं कर पाए. और उसमें लारा सेकंड इनिंग्स में डक पे आउट हुए थे श्रीशांत की बॉल पे. ओके. तो बढ़िया, मतलब काफी अच्छा टेस्ट मैच था. और समाओ वो टेल को वाइप आउट करने की जो कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास है, रिसेंटली जो डेवलप हुई है, वो उस टाइम पे मिसिंग थी. और कैप्टनसी वाइज ठीक था ये. राहुल द्रविड़ वाज नॉट वेरी aggressive like maybe विराट कोहली और सौरव गांगुली, but not very laid back like धोनी. So he was a mixed bag of things. चलो, अब आपने धोनी की बात कर दी है तो बेसिकली ये वीडियो में अब जितने ज़्यादातर मैचेस की बात होने वाली है वो सारे धोनी जी के बारे में ही है. एक है विराट भाई साहब के लिए मैच, अदरवाइज अब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 सो सर ने 6 मैचेस ऐसे से निकाले हैं जो इंडिया को जीतने चाहिए थे, बट उन्होंने ड्रॉ करवाए. एंड उनका काफ़ी हद तक का जो क्रेडिट है वो जाता है धोनी को, या अगेन वही थर्ड सीमर. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो मैच बाय मैच हम बात करते हैं. बट यस, धोनी जी की झोली में ये मैचेस हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी बात करेंगे उनके टेस्ट मैच कैप्टनसी लेगेसी अलग होती अगर वो थोड़ी और प्रोएक्टिव और मे बी थोड़ी और चीज़ों पे काम किया. चलो हम बात करते हैं पहला मैच, ये वेलिंगटन वाला बात करते हैं. यार फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया जीता, सचिन की ब्रिलियंट 160. सेकंड नेपियर हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया कैसे इंडिया ने बचाया. तो इंडिया 1-0 से अप था. थर्ड टेस्ट मैच में जब पहले बैटिंग करते हुए आई थिंक 200 भी नहीं बना पाई थी न्यूजीलैंड. तो उसके बाद इंडिया ने अच्छी खासी ऑलमोस्ट 250 रनों की लीड रखी थी. मतलब इंडिया आई थिंक बैटिंग फर्स्ट, इंडिया ने 450 के आसपास मारे थे और न्यूजीलैंड, इंडिया ने पहले मारे थे 379. हाँ 379. फिर न्यूजीलैंड ने 197 पे कर दिया था, जस्ट फॉलो ऑन बचाया था उन्होंने. सेकंड इनिंग्स में इंडिया बैट करते 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 600 प्लस का टारगेट दे गई थी. 617 का टारगेट था. तो इंडिया प्लेड सो सेफ, क्योंकि धोनी को लग रहा था कि 1-0 हम अप है. ऐसी सिचुएशन में मैच लेके जाना जहां से हम हार नहीं सकते, कि मतलब ताकि सीरीज तो अपने झोली में गिरी गई ना. तो प्रॉब्लम क्या थे कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश के चांसेस थे, बैड लाइट के चांसेस थे. तो पता था कि ऑलमोस्ट 2 दिन बचे थे फोर्थ इनिंग्स के लिए, बट ये भी पता था कि पूरे 2 दिन नहीं मिलेंगे बिकॉज बारिश एंड ऑल के काफी ज्यादा चांसेस थे. तो इंडिया ने 280 समथिंग पे 8 कर दिए थे न्यूजीलैंड के, बट बिकॉज इंडिया को एडिक्वेट ओवर्स नहीं मिले तो हम लास्ट 2 विकेट्स नहीं ले पाए थे. तो अगर यहीं हम 617 की जगह मे बी 500 का टारगेट देते और वो लास्ट 100 रन जो हमने 25 ओवर में बनाए वो ऑपोजिशन को देते, तो शायद मे बी रिजल्ट डिफरेंट हो जाता. मतलब 600 प्लस का टारगेट वाज वे टू सेफ. मुझे लग रहा है, मतलब टेस्ट मैच में आपने कब सुना है जब 600 चेज हुए हों? हाईएस्ट चेज आज तक 400 समथिंग की ही रही है. तो वे टू डिफेंस, और दैट टू जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में 197 पे आउट हो गई थी. देखो नो डाउट न्यूजीलैंड में थर्ड और फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करना सबसे इजी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कंडीशंस में बॉल लहराती है, बाद में विकेट्स थोड़ी फ्लैट होनी शुरू हो जाती है. बट इतना फ्लैट होना वाज नॉट राइट. और कंसीडरिंग कि न्यूजीलैंड वाज आल्सो लो ऑन मोरल एट दैट टाइम, बिकॉज उनको दिख रहा था कि हम सीरीज तो, एंड आपके पास ये ऑप्शन तो रहता ही रहता ना कि आपको 2 बार नई बॉल मिलती.
अगर आपके पास 2 दिन थे तो आपको 2 बार नई बॉल मिलनी ही मिलनी थी। तो न्यूजीलैंड में तो अगर आपको न्यू बॉल मिल रही है तो आपके पास फिर भी चांस, अगर आप टेल तक भी पहुंच गए थे तो आपके पास ओवर्स होते तो उड़ा सकते थे। फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया को बहुत लंबी बॉलिंग तो करनी नहीं पड़ी थी, तो बॉलर्स भी रिलेटिवली फ्रेश थे। तो वो थोड़ा मतलब ये लगता है कि ये एक धोनी एरा में चीज देखी है कि वो अल्ट्रा सेफ कैप्टन रहते थे टेस्ट मैचेस को लेके, कि उनको दिख रहा है कि यार हिस्टोरिक सीरीज आ रही है, मैं क्यों पंगे लूं, क्यों मैं ऐसा कुछ रीजन बनाऊं कि वो 500 चेस कर गए फॉर XYZ रीजन, कि बाद में जबकि वो भी अनरियलिस्टिक बात ही थी कि 500 चेस कर जाना। हाँ, पर कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि धोनी का जो ट्रस्ट था ऑन हिज बॉलर्स वो भी थोड़ा कम था। पर यार 600 डिफेंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो यू आर इवन गुड इनफ टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, दैट टू वन अप इन द सीरीज। और जब दूसरी टीम पहली इनिंग में 200 करने में भी स्ट्रगल कर रही है, तो वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा ओवर कुक कर गए वो एज फार एज थर्ड इनिंग्स इज कंसर्न। तो वहाँ मतलब ये एक चीज़ है जो मैं, इफ एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद हिम, आई वुड लाइक टू गेट इन टू हिज माइंड कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे, बिकॉज इतना सेफ चलना, नो डाउट एक हिस्टोरिक सीरीज आपको ऑन प्लेटर मिल रही है तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि यार एक टेस्ट मैच जीतने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप जस्ट इमेजिन करिए कि 2-0 एक इंटरनेशनल मतलब सेना कंट्री सीरीज में आपको जीतने का मौका मिल रहा है। तो वही है, मतलब इट्स अ थिन लाइन कि आप वो रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। सेकंड मैच पे आते हैं, केप टाउन 2011। हाँ, सेम सी कहानी। इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच बुरी तरह हारी थी, मतलब इंडिया के पास बॉलर्स ही नहीं थे, जहीर खान वाज नॉट देयर, तो हमने उनटकट को डेब्यू करवाया था, जयदेव उनटकट अभी भी खेल रहे हैं। हाँ, अभी भी खेल रहे हैं, उनका डेब्यू टेस्ट मैच था, कुडंट डू मच। सेकेंड टेस्ट मैच ब्रिलियंट विक्ट्री डर्बन में हम जीते थे, उसमें बड़ी शानदार, अगर किसी को बॉल याद हो तो श्रीशांत ने एक बॉल की थी जैक कालिस को, जैक कालिस पूरी आग की तरह बेंड हो गए, खड़े हो गए थे। वही इनिंग्स है। तो उसमें लक्ष्मण प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, उन्होंने थर्ड इनिंग्स में जो चेजिंग टोटल था वो साउथ अफ्रीका के बियॉन्ड कर दिया था। थर्ड टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका स्कोर्ड आई थिंक 362, तेंदुलकर प्लेड ब्रिलियंटली। फर्स्ट इनिंग में जैक कालिस ने बहुत ब्रिलियंट 100 किया था, हमेशा इंडिया अगेंस्ट करते थे, और तेंदुलकर प्लेड ब्रिलियंटली। डेल स्टेन उस टाइम पे अपनी पीक ऑफ द बॉलिंग पे थे, तो उन्होंने 146 आई थिंक स्कोर किया था सचिन ने, उनका लास्ट टेस्ट 100, 51st टेस्ट 100, और ब्रिलियंट नॉक। एक कंट्रोवर्शियल भी था कि एक बार एज लग के कैच हो गया था, एम्पायर ने दिया नहीं था, बट देन जो जिस तरह की स्टेन बॉलिंग कर रहे थे वो मतलब कुछ भी हो सकता था। ठीक है, मतलब सचिन को 39 टाइम्स गलत डिसीजंस भी मिले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है, तो इतना तो लेवरेज मिलता है। इंडिया को 2 रन की लीड मिली थी, और सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने आए तो हरभजन चढ़ गए थे, मतलब विकेट में हेल्प मिल रही थी हरभजन को काफ़ी ज़्यादा, और 130 पे 6 हो गया था। ओके, तो वहाँ इंडिया हैड अ चांस टू प्रेस फॉर द विक्ट्री, और वहाँ एकदम से धोनी वेंट वेरी डिफेंसिव विद हिज फील्ड्स अगेंस्ट हरभजन एज वेल एज अगेंस्ट। हुआ क्या था, काउंटर अटैकिंगली रिवर्स स्वीप खेलना शुरू कर दिया था जैक कालिस ने हरभजन को, और कुछ सीरीज और चौके एकदम से पड़ गए, तो एकदम से धोनी वेंट डिफेंसिव कि अब बिल्कुल उन्होंने मतलब विक्ट्री को ही छोड़ दिया कि यार मैं 2-1 की डिफीट से अच्छा 1-1 ड्रॉ सीरीज ज़्यादा प्रेफर करूँगा। कितनी बार हम साउथ अफ्रीका में आज तक सीरीज ड्रॉ कर पाए हैं, कर ही नहीं पाए थे। उस अपार्थाइड के बाद जब वो वापस आए हैं कभी नहीं कर पाए थे, तो हमें लगा यार कि ये मौका मिल गया सीरीज ड्रॉ करने का, उतने से मैं खुश हो जाता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस फॉर द विक्ट्री। तो 130 for 6 के बाद ऑलमोस्ट 300 प्लस स्कोर कर गए थे। हाँ, उन्होंने 341 मारे दोबारा, 340, उसमें जैक कालिस ने फिर से 100 मारी, तो दोनों इनिंग्स में उनका 100 था। बाउचर ने 50 किया, आके टेल वैक कर गई, तो इंडिया 130 for 6 से मे बी 200 ऑल आउट करके एक अच्छा चांस दे सकती थी अपने आप को। ऑन द कॉन्ट्री इंडिया को लास्ट डे टेस्ट बचाना पड़ा, तो इंडिया ने आई थिंक 80 ऑड ओवर्स खेल के 166 स्कोर किया था, और उसमें फिर हमारे वही जो मैराथन मैन हमारे ओपनर गौतम गंभीर अड़ गए थे, अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो ये एक मुझे लगता है कि मे बी एक इनिंग्स थी जहाँ पे मे बी इंडिया कुड हैव प्रेस्ड फॉर विक्ट्री। मतलब हरभजन ने 7 विकेट्स ली थी, बट आई क्लियरली रिमेंबर कि एंड में तो लंबे लंबे शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पे ही टेल आउट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो फोर्सिंग द गेम, बट एट वन टाइम वी वर अहेड इन द गेम। तो वहाँ टेस्ट मैचेस में मुझे लगता था कम इन कमाओ अपने फास्ट बॉलर्स पे कभी शायद उतना धोनी ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, उतना जो हमने विराट कोहली एरा में भी देखा है कि वी हैव गॉन फॉर द किल, वो थोड़ा मिसिंग हो जाता। तो मे बी ये हमारी साउथ अफ्रीका में पहली सीरीज विक्ट्री होती, तो 2-1 से जीतते, तो शायद वैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी लेगेसी होती। ये सारे मैचेस इतने इंपॉर्टेंट है कि ये कोई भी जीता होता तो धोनी की लेगेंसी, अगर ये सारे ही जीते होते जो इन्होंने ड्रॉ करवाए, जीते हुए मैच ड्रॉ करवाए,
तो धोनी एज अ टेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड ही बहुत अलग होता। अलग लेवल का उनका ऑरा होता, शायद आप ये कह सकते थे कि शायद तीनों फॉर्मेट में ही वो अलग एरा के। क्योंकि आज भी ये बात तो हर कोई मानता है कि टेस्ट में विराट बाय फार एक अलग टीम बना के निकले हैं जो धोनी नहीं कर पाए थे। नहीं बिल्कुल सही, उन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं, नो डाउट, वो बहुत बड़ी चीज़ है। थर्ड मैच की बात करते हैं। थर्ड मैच है हमारा अगेन 2011 थर्ड वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट बहुत था जो अजीब सी सीरीज थी ये। वेस्ट इंडीज वाज वेरी डिप्लीटेड बाय दैट टाइम, उनके बोर्ड से इश्यूज थे, काफ़ी की प्लेयर्स मिसिंग थे, बॉलिंग लाइनअप थका हुआ था। इंडिया के आई थिंक सचिन नहीं खेले थे ये सीरीज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो सचिन बाय दैट टाइम हैड स्टार्टेड पिकिंग एंड चूजिंग सीरीज। तो इंग्लैंड टूर से पहले की सीरीज थी, वर्ल्ड कप के बाद की सीरीज थी। इंडिया जीत के आया था वर्ल्ड कप, उसके बाद की सीरीज थी, आईपीएल के जस्ट बाद की सीरीज। तो कैरेबियन में इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच इजीली जीता, सेकंड टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, वो भी इंडिया जीतना चाहिए था। जबकि थर्ड टेस्ट मैच में द बेस्ट पार्ट इज कि इंडिया ने अच्छी खासी लीड ली थी फर्स्ट इनिंग्स में, और उसके बाद फाइनल इनिंग्स में इंडिया को 180 का टारगेट मिला था। 180 इंडिया को चेस करना था, और लास्ट आवर जब शुरू होता है टेस्ट मैच का, आपको पता हो कि लास्ट आवर में दोनों कैप्टन डिसाइड कर सकते हैं, उनको लगता है कि रिजल्ट नहीं पॉसिबल तो दे शेक हैंड्स एंड मैच वहाँ खत्म हो जाता है। उस टाइम इंडिया 94 for 3 पे था, तो इंडिया को 86 रन चाहिए थे, 7 विकेट हाथ में, जिसमें धोनी, कोहली, द्रविड़ और लक्ष्मण तो क्रीज पे ही थे। ये 4 बैटर्स भी थे, और हरभजन जो कि अच्छे खासे उस टाइम तक रिनाउंड बैटर ही गिने जाते थे, ये सब भी ऑलरेडी था। और धोनी डिसाइडेड कि बस खत्म, तो उन्होंने मैच वहीं पे ड्रॉ करवा दिया। मतलब उन्होंने लास्ट आवर ऑफ प्ले हुआ ही नहीं। बोथ कैप्टन्स कैन टेक अ कॉल। जब 15 ओवर शुरू होते हैं, कैप्टन को लगता है कि रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, दे कैन शेक हैंड्स एंड कैन कॉल इट ऑफ। तो धोनी सेट किया सीरीज तो मैं जीत गया 1-0 से, तो वाई टू रिस्क इट। तो अगेन उन्होंने सोचा कि 1-0 विक्ट्री ज्यादा बेटर है दैन 1-1 ड्रॉ सीरीज। तो उन्होंने सोचा कि हम चेस करने गए लास्ट आवर में 15 ओवर में 86 रन, और कहीं हमारी 7 विकेट उड़ गई और हम मैच हार गए, तो वो ज़्यादा खराब हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आई शुड स्विच इट ऑफ। तो वही अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि ही वेंट फॉर सेफ्टी दैन फॉर ग्लोरी, तो वो उनका हमेशा रहता है। तो वेस्ट इंडीज का एक डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक था, सिर्फ फिडेल एडवर्ड्स थे उनके पास जो ढंग के बॉलर थे। अदरवाइज उतना अच्छा बॉलिंग, रवि रामपाल भी थे, बट वो उतनी अच्छी उस सीरीज की फॉर्म में नहीं थे। तो अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास इतना अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं था। तो इंडिया कुड हैव गॉन फॉर द किल। एटलीस्ट 5-7 ओवर आप ट्राई करके देख लेते। आप देखिए 7 विकेट आपके पास हाथ में है, 5 ओवर में 7 विकेट तो नहीं खोने वाले। मे बी यू कुड हैव गिवन लाइसेंस टू योर बैटर्स कि 5 ओवर आप कोशिश करो 40 रन मारने की। अगर 5 ओवर 40 रन में मान लो कि 3 विकेट उड़ गई, तो आप खत्म कर दीजिए टेस्ट मैच वहां पे। फिर तो 10 ओवर ब्लॉक करने आप बच सकते हो फिर भी। तो वो चीज थोड़ा लगता है कि मतलब मे बी 1-2 विकेट्स और गिरने की वेट कर लेते हैं, बिकॉज कोहली, धोनी काफी अच्छे बैटर्स थे जो आराम से 10 ओवर निकाल जाते अगर जरूरत आती तो वहां थोड़ा फिर से एक ऐसा टेस्ट मैच था जो इजीली 2-0 सीरीज हो सकती थी, पर धोनी वाज मोर हैप्पी विद 1-0 सीरीज। अब हम बात करते हैं अगला 2013 जोहानिसबर्ग टेस्ट। ये तो मैं भूल ही नहीं सकता जिंदगी में कभी। ये तो आपने बकायदा मेंशन करा हुआ है कि सुपर डिफेंसिव कैप्टनसी। अरे आप ये सोचो, इंडिया इन फर्स्ट इनिंग्स वाज 264 फॉर 5, और उसके बाद इंडिया ने लास्ट 5 विकेट 16 रन में खोई 280। फिर इंडिया बॉलिंग करने आई तो शमी, ईशांत शर्मा एंड जहीर खा गए ओपोजिशन को। स्टिल टेल वैक करी उनकी फिर से एज यूजुअल। बड़े अजीब से डिफेंसिव फील्ड्स दिए थे धोनी ने, और उसमें फिलैंडर 50+ मार गए थे और 244 स्कोर करके 36 की फिर भी इंडिया को लीड मिली। फर्स्ट इनिंग्स में कोहली प्लेड ब्रिलियंटली, 119 का उन्होंने ब्रिलियंट 100 किया था। सेकेंड इनिंग्स में कोहली और पुजारा ने मिलकर 100+ की पार्टनरशिप की थी। मतलब इंडिया 320 फॉर 2 समथिंग पे था एक टाइम पे। तो मतलब इतना अहेड ऑफ द गेम था। पुजारा स्कोर्ड 150+ और कोहली 96 पे आउट होते थे, तो मतलब ट्विन 100 आ रहा था उनका, और डुमिनी की बॉल पे चौका मारने के चक्कर में आउट हो गए थे। नहीं तो उनकी दोनों इनिंग्स में 100 होता। स्टिल इंडिया गेव अ टारगेट ऑफ 458 साउथ अफ्रीका में चेस करना इजी नहीं है। और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड नहीं है जहां पे सेकंड थर्ड इनिंग्स में विकेट इजी हो जाती है, वहां विकेट डिफिकल्ट ही होती जाती है। तो फोर्थ इनिंग शुरू हुआ, इंडिया फिर से बहुत डिफेंसिव, 197 फॉर 4 समथिंग हो गया। उसके बाद डिविलियर्स और फ्लैफ आए दोनों क्रीज पे,
और उन्होंने 200 प्लस की पार्टनरशिप कर दी अगले 50 ओवरों में, और वो तो ऐसे खेल रहे थे कि ये मैच जीतना है हमको। इजीली। और इंडिया लास्ट में तो ये हालत हो गई थी कि उनकी 5 या 6 विकेट्स पड़ी हैं और उनको 60-70 रन चाहिए, कुछ 60 रन चाहिए 15 ओवरों में। उसके बाद तो मतलब ये लग रहा था कि आज बुरी तरह ये हाईएस्ट एवर टोटल चेज होने वाला है और इंडिया मतलब कहाँ छुपने वाला है पता ही नहीं है। और अब सोचो जिन बॉलर्स ने आपको फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका को ऑन द मैट रखा, वो बॉलर्स बिल्कुल इनइफेक्टिव लगने लग गए सेकेंड इनिंग्स में। और उसमें भी इनिंग्स में ऑलमोस्ट 30 या 39 ओवर्स हमने ये अश्विन से करवाए थे, जिन्होंने एक एंड ब्लॉक कर दिया था। मतलब 2 पॉइंट समथिंग की एवरेज उन्होंने 80-85 रन दिए थे। मतलब इतना हम डिफेंसिव चले गए थे कि हम स्पिनर पे बैन कर रहे हैं कि एक एंड पे स्पिनर ब्लॉक करके रखेंगे और दूसरे एंड से फास्ट बॉलर लगे रहेंगे, विच जस्ट नेवर वेंट फॉर द किल। और साउथ अफ्रीका आर नोन टू बी चोकर्स। वो प्रेशर देख के वैसे ही बिखर जाते हैं, उनके अगेंस्ट हम चोक कर गए, रिवर्स चोक हो गया ये। तो ये एक बड़ा फील होता है टेस्ट मैच समाओ कि ये जीतना चाहिए था हमें। उन्हों का रिवर्स मार दिया उन्होंने, रिवर्स मार दिया उन्होंने। मतलब यार ऑलमोस्ट इंडिया की उस दिन किस्मत थी, बच गए इंडिया किसी तरह से। 7 रन उनको 8 रन और चाहिए थे। लास्ट 3 ओवर उनको 18-19 रन चाहिए थे और बचा लिए। इंडिया T20 मोड में आ गया। हाँ। तो इंडिया उसके बाद ऐसे डिफेंड कर रहा है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल फेंक रहा है, बाउंसर फेंक रहा है कि बस किसी तरह से ओवर निकले। वेरी बैड। मतलब वो एक कह रहा ना फील होता है कि इंडिया वो ना पूरा जो लेग था सेना का, जिसमें कि ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुए, फिर उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उसके बाद हम इंग्लैंड गए, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए। वी कुड हैव इजीली वॉन 4-5 टेस्ट मैचेस इन दैट लेग। और बड़ा फील होता है वो लेग का ना, मतलब कि हम समाओ वी वर वेरी क्लोज टिल वेरी फार वाला फंडा हुआ। गॉट इट। चलो कोशिश करेंगे सर किसी दिन आपको आपकी मीटिंग धोनी जी से मिटाएंगे। अरे नहीं सीरियसली। और आप अपने सारे ये गिले शिकवे निकालना उनके साथ। फर्क क्या था ना MS धोनी विद टेस्ट रेड बॉल क्रिकेटर्स की, वो मैच को कई बार एक सिचुएशन के बाद ना थोड़ा गोइंग थ्रू द मोशन वाले हो जाते थे कि मतलब बहुत डिफेंसिव फील्ड्स और उसके बाद बस बॉलिंग चल रही है, पार्टनरशिप बन रही है, कुछ भी प्रोएक्टिविटी नहीं हो रही है। जैसे विराट कोहली गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द ओपोजिशन या कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश वो करते हैं, फिजिटी हैं वो। मतलब वो चीजें संभव नहीं होती थी। गोइंग थ्रू द मोशन, 300 की पार्टनरशिप, 200 की पार्टनरशिप, ऐसे लंबी पॉर्टनरशिप बहुत हुई हैं उस एरा में। तो इंडिया के अगेंस्ट कितने प्लेयर्स ने उस एरा में डबल हंड्रेड्स एंड ट्रिपल हंड्रेड स्कोर किए हैं, वो आपका फैक्ट देखेंगे तो यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो। काफी लोगों ने स्कोर किया। मैं ट्रिपल हंड्रेड तो चलो बहुत रेयरिटी है क्रिकेट में, बट डबल हंड्रेड, हाई डबल हंड्रेड्स तो बहुतों ने स्कोर किए हैं उस एरा में। 2014 वेलिंगटन टेस्ट, बहुत दुखती रग फिर से आपने छेड़ दी। मतलब फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने आए हमारे न्यूजीलैंड, अंडर 200 स्कोर किया था उन्होंने, इंडिया ने ऑलमोस्ट 450 स्कोर किया था। मतलब वी हैड अ लीड ऑफ ऑलमोस्ट 250 रन्स। मतलब उसमें धवन इन दिस सीरीज आई थिंक इकलौती एक सेना सीरीज में धवन प्लेड ब्रिलियंटली। फर्स्ट टेस्ट मैच भी हमें जीतना चाहिए था, 40 रन से हारे थे, धवन प्लेड ब्रिलियंटली, बहुत प्यारा। फोर्थ इनिंग्स 100 था उनका और इसमें उन्होंने 98 स्कोर किया था। एंड रहाने प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, उन्होंने 100 स्कोर किया था। इस लेग के रहाने इंडिया के बेस्ट बैट्समैन थे सेना में। उन्होंने इंग्लैंड में लॉर्ड्स में 100 स्कोर किया, उन्होंने केप टाउन टेस्ट मैच में 96 स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में 100 स्कोर किया, यहाँ न्यूजीलैंड में स्कोर किया। ये वही इनका था टूर जिसके बाद रहाने परमानेंट हो गए थे टीम में। और उसके बाद कहीं ना कहीं एज अ टेस्ट बैटर वो कोहली से थोड़ा ऊपर रैंक करते थे। उसके बाद फिर कोहली पिकअप लेके नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया टॉर से उनकी गेम दिखने लग गई थी, बट देन ही टुक इट टू बट हाँ ये था कि इसके बाद रहाने भी फिर काफी देर खेले टेस्ट। हाँ बिल्कुल सही। ये इसने कंफर्म कर दिया था कि ही इज अ टेस्ट बैट्समैन इंडिया एवर वांटेड। तो 250 की लीड के साथ इंडिया जब थर्ड इनिंग्स में बॉल करने आई तो 94 for 5 हो गया था एक टाइम पे न्यूजीलैंड। तो लग रहा था इनिंग्स डिफीट है ये, तो कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद 6th विकेट कितने पे आउट हुई? 300 रन की पार्टनरशिप के बाद। क्या चल रहा है? और उस मतलब आप सोचो बीजे वॉटलिंग और मैकलम अड़ गए थे, और मैकलम काफी एग्रेसिव बैटर है, नो डाउट ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, बट वो आपको चांसेस देते हैं। उन्होंने 300 स्कोर किया, बीजे वॉटलिंग ने 100 स्कोर किया, फिर नीशम आए वो भी 100 मार गए, तो 600 प्लस स्कोर खींच के ले गए थे न्यूजीलैंड। और नो डाउट मैं फिर से कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में थर्ड फोर्थ इनिंग्स ईजी होती है, उस विकेट ईज आउट हो जाती है, पर 94 for 5 मतलब एक भी मौका क्रिएट नहीं कर पाए। मतलब उसमें बड़ी फेमस लाइंस हैं जो धोनी का वो चलता है कि मैंने यहाँ पुजारा को ताली बजाने के लिए नहीं खड़ाया है, यहाँ पे बॉल कर, वो बॉल कर। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक माइंडसेट से चलते थे कि मैं ऐसे ही फील्ड्स लगाऊंगा, यही करूंगा। कैचेस छूटे, आई क्लियरली रिमेंबर मैकलम का कैच विराट कोहली ने छोड़ा था, और 1-2 कैच और छूटे थे, बट स्टिल मतलब
इतनी बड़ी पार्टनरशिप, इतना बड़ा, और ये इसी एरा में हुआ अगर आप देखेंगे ना कि जहाँ पे इतना बड़ा मैच सेविंग या मैच टर्निंग नॉक्स आ जाती थी, और उसके बाद तो इंडिया लास्ट डे टेस्ट मैच बचा रहा था, मतलब वी कुड हैव लॉस्ट कहाँ इंडिया जीत रहा था क्लियरली इनिंग्स डिफीट से, इनिंग्स विक्ट्री से जीत रहे थे हम, और उसके बाद हम लास्ट डे टेस्ट मैच बचा रहे थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने काफी अच्छा हैंड खेला था, अड़ गए थे, और विराट का कैच भी छूटा था जो 4 रन पे थे, तो अगर विराट का कैच हो जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। शायद इंडिया वो टेस्ट मैच हार भी सकती थी। तो मतलब हम उस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे आ गए। तो मतलब आप सोचो, मतलब इमेजिन करो कि 300 रन की पार्टनर, और ऐसा नहीं है कि इसमें हुआ, ये सेम चीज़ 2011 इंग्लैंड सीरीज में हुआ कि वहाँ पे हमसे एलिस्टर कुक आउट ही नहीं होते थे, एलिस्टर कुक इंडिया में आए वहाँ हुआ ये। उसके बाद हम जब ऑस्ट्रेलिया गए तो माइकल क्लार्क हमसे आउट नहीं होते थे, हमसे इवन रिकी पॉन्टिंग आउट नहीं हुए जो ऑलमोस्ट अपने करियर के फैग एंड पे थे। तब उन्होंने सिडनी में 300 प्लस रन की पार्टनरशिप्स की, फिर उसके बाद हसी के साथ पार्टनरशिप की, लंबी लंबी पार्टनरशिप्स आती थी उस एरा में, और वी वर क्लूलेस, मतलब दिख रहा है कि गोइंग थ्रू विद द मोशन चल रहा है, और मतलब आप एक पूरे दिन के लिए टेस्ट मैच स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 दिन न्यूजीलैंड बैट कर गया था, 2 दिन। तो लिटरली ऐसे ना ऐसे होगा कि अब तो एक ही कहानी सुन सुन के ऐसा लग रहा है बस कि सिमिलर पैटर्न चल रहा है। हाँ, कि स्टोरी सेम है, सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते जा रहे हैं, और रिसीविंग एंड पे सिर्फ इंडिया है, और कैप्टन हमारे एक ही धोनी। देखिए, जहीर खान वाज देयर, ईशांत शर्मा वाज देयर, शमी वाज देयर। तो अगली सेना लेग में जहीर की जगह बुमराह आ गए थे। नो डाउट बुमराह में वो एक्स फैक्टर है टू प्रोड्यूस थिंग्स आउट ऑफ नोवेयर। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि धोनी नेवर हैड दैट लग्जरी ऑफ जसप्रीत बुमराह। इसलिए जसप्रीत बुमराह को इतना नाम और इतनी बात की जाती है कि जो डिफरेंस था वो जसप्रीत बुमराह है। आज भी हम उनको टीम से बाहर निकाल दो तो शायद सेना कंट्रीज में हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग हो जाए, और वो दिखा भी है। वो हम अगर 2018 इंग्लैंड सीरीज की बात करें तो पहले 2 टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, 3rd में वो वापस आए, तो पहले 2 टेस्ट मैच में इंडिया ही नहीं लग रही थी। तो ये फर्क है, जबकि वो उनकी 2nd इंटरनेशनल सीरीज थी, जबकि उससे पहले से वो साउथ अफ्रीका में खेले थे, तब भी इतना बड़ा उनका इम्पैक्ट था स्टार्टिंग से ही। एग्जैक्टली। तो ये एक थोड़ा फील होता है कि मे बी सम प्रोएक्टिविटी, मे बी कुछ चेंज, कुछ डिफरेंस हो सकता था, बिकॉज इतना बड़ा कमबैक डजंट मेक एनी सेंस। 94 for 5 से आप 600 प्लस स्कोर कर जाएं, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये तो मतलब अगर आप इसको कमबैक बोलोगे तो इसको बोलोगे वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स एवर। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। ये एज गुड एज यू कैन से ईडन गार्डन वाला उनके लिए ईडन गार्डन मोमेंट ही था, मोमेंट था, पर वो बहुत बार फ्रीक्वेंटली इंडिया के साथ हो रहा था उस एरा में, और ये एक पैटर्न बन जाता था, वो बहुत दुखदाई। इसी पैटर्न को ही कंटिन्यू करते हुए एक और मैच अभी जो बचा है धोनी जी की कैप्टनसी का, उस पर बात करते हैं। वो है 2014 नॉटिंघम टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया बैटेड फर्स्ट, ब्रिलियंटली खेले। उसमें इंडिया की लास्ट विकेट ने 100 की पार्टनरशिप मारी थी। उसमें शमी की 50 थी और भुवी की भी 50 थी, भुवनेश्वर कुमार की। तो लग रहा था कि ये तो मैजिक हो गया। खैर एक चीज तो तब नोटिस करने वाली थी कि भुवनेश्वर कुमार एज अ बैट्समैन तो कभी पूरे एक्सप्लोर हो भी नहीं पाए। अरे इस सीरीज के पहले 3 इनिंग्स में उनकी 50 थी, शायद चौथी में भी, आई डोंट रिमेंबर। 3 तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि लॉर्ड्स में इंडिया कोलैप्स कर गया था, उसके बाद रहाणे के साथ उन्होंने बहुत सी पार्टनरशिप की थी, और सेकंड इनिंग्स में भी इन्होंने टेस्ट मैच पे बचाया था, इसी टेस्ट मैच में। तो इंडिया बॉलिंग करने आया और 200 पे 7 आउट हो गए थे इंग्लैंड के। भुवी वॉज ब्रिलियंट, ईशांत शर्मा वॉज देयर, बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक था इंडिया का, सही चल रहे थे। 200 पे 7 से ऑलमोस्ट 500 स्कोर कर गया था इंग्लैंड, फिर से वही। और लास्ट विकेट की कितनी पार्टनरशिप थी? 198। किस किस की, कौन कौन? एक उनमें से एंडरसन होंगे, जिमी एंडरसन थे, और दूसरे जो रूट। जिमी एंडरसन ने 81 स्कोर किया था। मतलब सोचो, अब 200 रन तक लास्ट विकेट भी नहीं आउट कर पाए, और जिमी एंडरसन अब मतलब वॉकिंग विकेट रहे हैं वो हमेशा। मतलब आप उनसे 200 की पार्टनरशिप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहले स्टुअर्ट बॉर्ड अड़ गए, वो खींच गए 8th विकेट के लिए पार्टनरशिप, फिर बाद में जिमी एंडरसन अटक गए। उन्होंने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो डबल 100 पार्टनरशिप थी ऑलमोस्ट यार लास्ट विकेट के लिए। मतलब ये तो हद की भी हद थी यार, मतलब हुआ ही नहीं बस इंडिया से कुछ। और 3rd इनिंग्स में जब इंडिया बैट करने आई तो इंडिया का एक बार तो 180 पे 6 हो गया था इंडिया, और उस टाइम तो ऐसे रहता ऑलमोस्ट 60 ओवर पड़े थे। तो अगर आप देखो तो इफेक्टिवली इंडिया 140 रन अहेड थी, 60 ओवर्स पड़े थे, और इंग्लैंड में लास्ट में टेल्स आउट करना मुश्किल नहीं होता, बॉल लहराने लग जाती है 5th डे। तो अगर इंडिया कहीं 200 समथिंग पे ऑल आउट हो जाती तो इंग्लैंड को 50 ओवर में 160 का टारगेट मिल जाता, जो कि वो पक्का जाते हैं। तो इंडिया उस टाइम पे अच्छा खासा जीतता हुआ टेस्ट मैच, एटलीस्ट फ्यूचर की तरफ देखा जाए तो लग रहा था कि बड़ी कंफर्टेबली जीतेगा या ड्रॉ होगा, से ऑलमोस्ट टेस्ट मैच बचा के गया। और पता है किसने बचाया था टेस्ट मैच? जडेजा,
और स्टुअर्ट बिन्नी और हमारे भुवी ने, मतलब इन लोगों ने, मतलब भुवनेश्वर कुमार और स्टुअर्ट बिन्नी की तो बड़ी क्लासी पार्टनरशिप आई थी 100 के अराउंड की, जिससे इंडिया बचा था, अदरवाइज ये टेस्ट मैच हम हार जाते। तो मतलब ये वो एरा था जहाँ पे शमी थे, इसमें भुवनेश्वर कुमार थे, इसमें शांत शर्मा थे, इसमें तो कह भी नहीं सकता कि हमारे पास थर्ड स्पिनर नहीं था, थर्ड सीमर भी था हमारे पास। समझ ही नहीं आता था कि उस एरा में क्या हो जाता था कि टेल क्यों वैक करती थी। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ थर्ड सीमर इशू था, बट कहीं ना कहीं धोनी की जो मेंटालिटी थी वाइल प्लेइंग टेस्ट, वो उतने अग्रेसिव नहीं थे, स्विच ऑफ हो जाते थे, वो गोइंग थ्रू विद द मोशन था। बड़ी फेमस हर्षा भोगले की एक लाइन है, उन्होंने कहा था कि 2011 सीरीज में जब इंग्लैंड में गई इंडिया, तो जहीर खान फर्स्ट मॉर्निंग इंजर्ड हो गए थे, तो उस टाइम पे धोनी वो स्विच्ड ऑफ कि ये सीरीज गई। कहते अगर विराट कोहली कैप्टन होते, मैं नहीं कहता हूँ कि इंडिया वो सीरीज जीत जाता, इंडिया हारता वो सीरीज, बिकॉज वी वर डाउन ऑन स्किल, बट शायद अपनी ओडासिटी के चक्कर में एक आधा टेस्ट मैच पक्का से विराट कोहली निकाल लाते। वो फर्क था कि वो गिव अप नहीं करते थे, वो गोइंग थ्रू द मोशन वाला फेज हम अभी नहीं देखते थे उनके। एंड आप ये समझ लो कि उस वक्त इंडिया ने, मतलब जो विराट ने वो जो ऑरा क्रिएट करा था टीम का, मतलब एक एटीट्यूड बनाया जो नहीं था टेस्ट टीम में, वो एटीट्यूड के दम पे ही हम बीजीटी जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं बचा था। देखो उनके भी एरा में बहुत सारे गैप्स रहेंगे, विराट की ये बात रही है, उन्होंने बैटिंग लाइनअप को कभी स्टेबल नहीं होने दिया, वो बहुत चॉप एंड चीज चल रहे थे, मतलब बीच में कितने सारे कॉन्टिन्यूस टेस्ट थे जिसमें इंडिया की हर बार प्लेइंग 11 चेंज हुई है। तो बॉलिंग यूनिट को जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रिलियंटली ग्रूम किया है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए, बड़ा कुछ चेंज किया, और बैटिंग ऑन द कॉन्ट्ररी उतनी शेकी कर दी, बिकॉज ये भी एक नेगेटिव साइड ऑफ विराट कोहली कैप्टनसी लेगेसी रहा है कि इंडिया का जो बैटिंग कोर है वो काफी डिस्टर्ब हुआ है, वो दोबारा अब रीएस्टैब्लिश करने की हमें अब जरूरत है उस एग्जैक्टली। तो अभी हम फिर बात कर ही रहे हैं, तो धोनी का एरा बहुत डिस्कस कर लिया है, और ऐसे लग रहा है कि वन साइडेड, बस ऐसे है कि विलन से मार खाते जा रहे हैं अरे यार, और खत्म ही नहीं हो रहा। अरे अभी तो इतने सारे और टेस्ट मैचेस हम इतनी बुरी तरह हारे हैं, वो मतलब एरा में हमने टेस्ट मैच देखने बंद कर दिए थे। मतलब मुझे याद है कि मतलब बहुत बहुत रोना आता था यार कि क्या चल क्या रहा है। और उससे पहले कि लोगों ने अच्छी आदतें डाल रखी थी ना कि हम इंडिया बाहर सीरीज भी जीत रही है, तो और आप वनडे में T20 में अच्छा कर रहे हो, इस पूरे फेज में आप वनडे में वन ऑफ द टॉप प्लेयर टीम्स में से हो, नो डाउट अबाउट इट। तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि 14 में आप सोचो, आप T20 वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचे हो, 13 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, तो ऑब्वियसली व्हाइट बॉल क्रिकेट के तो हम जायंट्स ही थे उस एरा में भी, तब भी ये कहानियां हो रही है। तब टेस्ट में हम तब भी मतलब 200 से 600 खा रहे हैं, 680 खा रहे हैं, रुंदे यार 200 से 200 247 से आप कैसे मतलब 200 की पार्टनरशिप करवा पा रहे हो लास्ट 10th विकेट के लिए? और पता है क्या, एंडरसन 81 मार रहे हैं। अगर वन ऑफ द इंसिडेंसेस होते ना तो बात समझ आती। ये हर सीरीज में एक या दो ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे थे जो पेनफुल था कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में गैप है उस एरा में। वही एक मैच हारते हो आप अगर ऐसे, तो आप ना प्लेयर्स पे ब्लेम डाल सकते हो कि यार इस प्लेयर ने या इन टोटलिटी पूरी टीम ने अच्छा नहीं खेला, पर अगर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो कैप्टन एज वेल एज कोच दोनों को ही जाता है। बिल्कुल सही। तो किसी दिन हमें काम करेंगे, सिर्फ कैप्टन एनालिसिस नहीं करेंगे, कोच एनालिसिस भी करेंगे कि हम जनरली ना वो कैप्टन के साथ ही रिलेट कर देते हैं कोच को। ये आपका पॉइंट बहुत ब्रिलियंट है, बिकॉज जो ये वाला एरा था इसमें डंकन फ्लेचर थे इंडिया के कोच, तो उनके एरा में ही हमने काफी लेड बैक क्रिकेट भी देखी है, नो डाउट। उसके बाद जब विराट कोहली आए तो कोच और मेंटोर काफी हद तक बीच में उसमें रवि शास्त्री रहे हैं, और कुछ टाइम के लिए बीच में कुंबले रहे हैं, जो कि डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट डाला है कि काफी हद तक, मतलब नो डाउट धोनी के कुछ एरा में भी रवि शास्त्री का ओवरलैप है, बट हाँ ये आपका काफी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि कोच का भी तो उतना बड़ा रोल होता है स्ट्रेटजी बनाते टाइम, तो कोच नहीं तो और कर क्या रहा है। ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड वी शुड गिव अ थॉट टू दिस आल्सो। मे बी कोई एक पॉडकास्ट इस पे भी करेंगे। हम कोच वाइज भी तो कर सकते हैं ना कि कोच वाइज परफॉर्मेंस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स कि क्या रहा क्या नहीं रहा, कि उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ी। एग्जैक्टली। अब हम विराट की बात कर ही रहे थे तो विराट भाई पे आते हैं। एक मैच आपने विराट भाई का भी मेंशन करा है। विराट की ना खासियत ये रही कि उनके मैचेस ना आर या पार रहे हैं। इंडिया जीतते हुए टेस्ट मैच हारी है और हारे हुए टेस्ट मैच जीती है, पर जनरली इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं कभी खेली है। मतलब विराट का ये होता था कि उनका एक क्लियर लेगेसी दिखती है एडलेड टेस्ट मैच, जहाँ पे उन्होंने 100 स्कोर की थी,
और वहां पे भी इंडिया 350 चेस करने के लिए गई थी, जबकि इंडिया 50 रन से हार गई थी, तो ही वॉज हैप्पी टू लूज अ मैच दैन टू ड्रॉ इट। इंडिया इजीली वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर सकती थी, तो वो उनकी रही है कि इज ऑलवेज गॉन फॉर द विक्ट्रीज। तो एक ही टेस्ट मैच दिखता है मुझे जो मैंने कवर भी किया है कि 2016 किंगस्टन, और वो भी ना थोड़ा अनफॉर्चुनेट टेस्ट मैच था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में 196 पे आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज। अश्विन टुक अ 5 विकेट हॉल, विकेट स्पिनिंग विकेट हेल्प थी। इंडिया उस सीरीज में 2-0 जीता था 4 टेस्ट मैचेस में, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे, उसमें से एक ये था। एक टेस्ट मैच था जो हो ही नहीं पाया था, बारिश ही होती रही थी, और बारिश नहीं भी हुई थी तो ग्राउंड इतना वेट हो गया था कि वहाँ ड्रेनेज ही नहीं था ग्राउंड में। इंडिया ने 500 स्कोर किया था, ब्रिलियंट 500। अजिंक्य रहाणे अगेन प्लेड अ ब्रिलियंट हैंड, स्कोर्ड 100 इन दिस। तो उसके बाद बैटिंग करने जब सेकंड आया तो 2 दिन ऑलमोस्ट पड़े हुए थे मैच में। थर्ड डे भी बारिश काफ़ी पड़ी थी, फोर्थ डे तो ऑलमोस्ट हार्डली 25-30 ओवर का ही मैच हुआ था। तो आइडली इंडिया के पास अच्छा खासा टाइम था अदरवाइज हराने का, क्योंकि 300+ रन से इंडिया आगे थी ऑलरेडी सेकेंड इनिंग्स खत्म होने पे। 48 फॉर 4 हो गई थी एक बार तो वेस्ट इंडीज, और उसके बाद लग रहा था कि ये मैच तो इंडिया की झोली में है, फास्ट बॉलर्स ने पहले खत्म कर लेंगे आराम से। और उसके बाद बारिश पड़ी, मैच 4th डे का खत्म हो गया। 5th डे जब बैटिंग करने आई तो वेस्ट इंडीज वॉज वे 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 बिहाइंड द गेम, मतलब उनको पूरे 90 ओवर के आसपास खेलना था मैच बचाने के लिए फाइनल डे पे। 4th विकेट के बाद 5th विकेट के लिए थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, 141 फॉर 5 हो गए, ऑलमोस्ट 90 रन की पार्टनरशिप, और विकेट टर्न हो रही थी, अच्छी खासी टर्न हो रही थी, बट समहाउ इंडिया कुड नॉट क्लोज दैट मैच, और वो एंड में मैच सेव भी कर गए थे और ऑल आउट भी नहीं हुए थे। तो आई थिंक दे टुक इट टू लाइक 366 फॉर 8। उसमें जिन्होंने सेव किया वो बड़ा एस्टॉनिशिंग है। रॉस्टन चेज स्कोर्ड 100, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट हॉल भी किया था। पर रॉस्टन चेज तो माने ही जाते हैं, मतलब उनकी तो एक रेपुटेशन बनी हुई है कि ही कैन प्ले लॉन्ग, ही कैन प्ले वेल, बट आउट एंड आउट चंद्रपॉल लेवल के बैटर नहीं थे ना। हाँ, मेरे को जो लगता है ये तब, क्योंकि रोस्टन चेज में नए थे आई गेस, नए थे, तो अदरवाइज उसके बाद रोस्टन चेज ने नो डाउट अपनी बनाई है वैसे रेपुटेशन, बट ही कैन प्ले लॉन्ग। बट ही वाज good handy lower to middle order batter and good handy spinner, not somebody like Sarvan or not that era. लेवल पे तो नहीं थे। और डॉरिच थे उनके कीपर, उन्होंने किया, और फिर जेसन होल्डर भी संभाल गए थे, और होल्डर नो डाउट एक अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं। अगेन होल्डर भी स्पिनिंग कंडीशंस में और खास करके इंडियन स्पिनर्स जिस क्वालिटी के हैं उनको भी आउट किया जा सकता है, कंसीडरिंग जितना उस विकेट में हेल्प था स्पिनर्स के लिए, और मॉइस्चर भी था विकेट में, इतनी रेन हुई थी, उसके हिसाब से दैट इज द ओनली टेस्ट आई फेल्ट कि इंडिया समहाउ वाज जस्ट नॉट एबल टू गो ऑल आउट। पर आपने ये देखो कि जो टेस्ट निकाला भी है उसमें भी आपने टाइम की कमी निकाली, मतलब उसमें भी टाइम की कमी थी। हाँ, आप ये समझो कि ऑलमोस्ट 2 दिन तो मैच ही नहीं हुआ, मतलब वो इंडिया थोड़ा रेड बैक भी हो गया कि हाँ यार हम निकाल ही देंगे, थोड़ा कॉम्प्लेसेंट भी हुआ। नो डाउट दिस वाज अ पाथ करेक्शन फॉर कोहली। उसके बाद कभी हमने कोहली को इस तरह से मैच को ड्रिफ्ट होते नहीं देखा। मतलब उसके बाद मेरे को गिने चुने इंस्टेंसेस याद है जहाँ पे इंडिया ने 200 रन प्लस की पार्टनरशिप्स कंसीड की हैं कोहली एरा में। मतलब 5th टेस्ट मैच था 2018 सीरीज का अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे जो एलिस्टर कुक का लास्ट टेस्ट मैच था, इंडिया ऑलरेडी 3-1 से सीरीज हार चुकी थी, वहाँ एक बार इंडिया ने थोड़ा सा मैच ड्रिफ्ट होने दिया। कुक ने भी 100 स्कोर किया था, और इवन जो रूट ने भी 100 स्कोर किया था। वो एक ऐसा लगता है मुझे एक टाइम था। अदरवाइज बहुत गिने चुने ऐसे इंस्टेंसेस जहां पे इंडिया लेट ओपोजिशन ऑफ द हुक इन दैट एरा, जबकि इंडिया हारी है टेस्ट मैचेस, ऐसा नहीं कि नहीं हारी है, जीते टेस्ट मैचेस भी हारी है, बट स्टिल ऐसा नहीं हुआ कि वन साइडेड सा हम मैच देख रहे हैं। तो बहुत ही, जितना पिछला पॉडकास्ट मज़ेदार था ना कि ऐसे हारे हुए मैच हमने ड्रॉ कराए, ये जीते हुए मैच ड्रॉ करवाए हैं ना जो हमने, ये रात को नींद खराब करने वाले मैच, नींद खराब करने वाले भी हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि काफ़ी डिप्रेसिंग बातें कर लिया हमने, काफ़ी ज़्यादा। ये वो टेस्ट मैचेस हैं इनको मैंने इतनी बार रिप्ले में देखा अपने माइंड में, क्योंकि मुझे होता था ये हो गया होता तो ऐसा हो जाता, ये कैच हो गया होता तो वो हो गया होता। मैं तो अभी तक वो 97 की जोहानिसबर्ग की डिफीट, मतलब वो ड्रॉ को ही नहीं भूल पाया हूँ, बाकी तो मैं क्या ही बात करूँ। तो है मतलब ये सेना कंट्रीज में और एशिया के बाहर हमारे वेस्ट इंडीज़ एंड ऑल में मैचेस जो हम जीत सकते थे, could have completely different history होती हमारी, but still I think Indian cricket has been evolving। और अगली सीरीज में बातें करते हैं जहां इंडिया हारी जीते हुए मैचेस, और फिर आएंगे उन मैचेस में जहां इंडिया जीती, हारे हुए मैच जीती। उसमें एक ईडन गार्डन तो है। हाँ, वो पर कवर नहीं करेंगे बिकॉज हम बाहर एशिया के बाहर की बातें कर रहे हैं।
गॉट इट टेस्ट मैचेस ऐसे बहुत हैं यार, बट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मैचेस सेना- व्हिच आर आउटसाइड एशिया, मतलब जिसमें वेस्ट इंडीज भी है, जिसमें इवन जिम्बाब्वे भी कवर होगा, उसमें भी कुछ मैचेस हैं ऐसे अच्छा पहले के 2001 98 एरा में जब उनमें अच्छे प्लेयर्स होते अच्छे थे। प्लेयर्स हुआ करते थे। चलिए सर, बहुत सारे टॉपिक्स में तो ये पॉडकास्ट के बीच में इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि ये करना है वो करना है, पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा लाइनअप बन रखा हुआ है, ये रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करना है, तो ज़रूर उनको भी करेंगे। ऐसे ही निकलेगी ज़िंदगी हमारी और तो कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। यही एक मज़ेदार हमारा 1-1.5 घंटा जो ऐसे बीतता है इस पॉडकास्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतनी देर इन सारे स्टैट्स को सुना और पसंद करा। एंड आपको अगर और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हो कि हम इस पे पॉडकास्ट करें, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालो। एंड अगर इसके अलावा और भी कोई फीडबैक है हमारे पॉडकास्ट को लेके, एक्सेप्ट चेंजिंग द होस्ट, तो वो भी आप प्लीज़ मेंशन करो क्योंकि नहीं हो रहा भाई, नहीं मिल रहा कोई, यार क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर बताओ। एंड मैंने इस पॉडकास्ट में कोशिश करी है यार मैं बीच में ना टोकूं, और पिछले पॉडकास्ट में भी मुद्दा यही होता है कि सर क्योंकि ऑफ द ट्रैक इतना चले जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ ये पॉडकास्ट है किस टॉपिक पे। तो आज तो सर को पहले बोल रखा था कि सर 10 मैच हैं, अगर हम एक मैच पे पूरा टाइम देने लग गए तो 4-5 घंटे की बातें हो जाएंगी, मूवी बन जाती ना हमारी, एक मूवी बन जाती। बिल्कुल सही। तो अब वो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, किसी दिन मूवी रिकॉर्ड भी कर देंगे इनके लिए। किसी दिन ना मैं ऐसे बोल दूंगा सर आज आपको छोड़ दिया, आज आप और आपका माइक है, आप लगे रहो, ठीक है। मैं सिर्फ हाँ जी सर ठीक है ओके सर, बीइंग अ गुड होस्ट मैं सिर्फ यही करूँगा, डन सर। और बताओ सर और क्या चल रहा था? करेंगे, ये भी ट्राई करेंगे। एक पॉडकास्ट में ऐसे करने वाला हूँ मैं, जिस दिन ऐसे ना मस्त ऐसे आध्यात्मिक स्टेट में आऊँगा मैं कि मैं ज़िंदगी में सब पा लिया मैंने, अब जो मर्जी जो कुछ भी बोले मैं सुन लूँगा, अब जो मर्जी पूछ लो। हाँ बोलो, आज मैं सुनूंगा सर। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की बातें करके। थोड़ा सा डिप्रेसिंग पॉडकास्ट था एनी डे, और इस पॉडकास्ट में ये तो ज़रूर पता चला कि सर धोनी जी की कैप्टनसी से खुश नहीं है। तो यार खुश नहीं, जस्ट दैट कि नहीं अब नहीं हो खुश सर, बात ही खत्म। कह सकते हो टेस्ट कैप्टनसी की बात हो रही है स्पेसिफिकली। वाइट बॉल में तो यार ही इज अ लेजेंड बाय सम डिस्टेंस, तो उसके तो वो बेस्ट कैप्टन ही है इंडिया के बाय फार, बाय सर। बट टेस्ट में ही कुड हैव बीन बट ही वाज नॉट, ही हैड द चांसेस। तो इसी पे ही हम क्लोज डाउन करते हैं। और अगर आपका किसी का भी धोनी जी के साथ कोई लिंक है, संपर्क है, तो प्लीज़ सर को उनसे मिलवा देना, उनको अपने गिले शिकवे पूरे करने हैं। मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड का ब्रांड एम्बेसडर है भाई। अच्छा बस फिर आप जेड ब्लैक, बस फिर ठीक है, मत कराना, अगर आप जानते हो मत कराना, सर के पास है कनेक्शन। मैं जाता हूँ इंदौर, कभी मिल के आता हूँ, कहता मिलवा भाई। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।